दुनिया में जितनी भी अपोजिट चीजें हैं अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी अपोजिट चीज है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, अट्रैक्ट ईच अदर। अरे भाई लोग, अट्रैक्ट ईच अदर किस फोर्स के कारण? ऐसा तो होता नहीं है कि पहला फेविक्विक है, उसमें Na में फेविक्विक था, Cl में फेविक्विक नहीं था, दोनों चिपक गए Na और Cl। कोई फेविक्विक नहीं है, कोई वहां पर ग्लू नहीं है, वहां पर फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, किसके कारण? Na और Cl जो अलग होते हैं, बाद में NaCl क्रिस्टल बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है NaCl। और केमिस्ट्री की भाषा में पैसे की बात करें, रोकड़े की बात करें, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो भाई लोग, आप सभी का आपके अपने चैनल CBSE वाला में स्वागत है। आज बात करेंगे कि नमक जो कि होता है NaCl में अगर ध्यान से देखें तो Na और Cl आपस में चिपक कर NaCl कैसे बने, और साथ ही साथ जब कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो आपस में दो एटम या दो से ज़्यादा एटम कैसे चिपक जाते हैं, उनके बीच का संबंध क्या होता है, उनके बीच की बॉन्डिंग को जानते हैं, यानी कि बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आइए बिना देरी किए चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब केमिकल के बीच की बॉन्डिंग, केमिकल के बीच की बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? संबंध। बॉन्डिंग का मतलब होता है संबंध। तो जैसे कोई भी केमिकल है, NaCl है, तो इसमें Na और Cl के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? इसे ही कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड को इंग्लिश में संबंध कहते हैं। संबंध, वही केमिस्ट्री की बात करें तो बॉन्ड को फोर्स कहते हैं। केमिस्ट्री में बॉन्ड को कहते हैं फोर्स। तो दो केमिकल के बीच ऐसा कौन सा फोर्स लगा, या Na और Cl जो अलग अलग एलिमेंट थे, इनके बीच कौन सा फोर्स लगा कि ये मिलकर बन गए NaCl। ये बहुत जरूरी है कि Na और Cl दो अलग अलग थे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन वो साथ में चिपक जाते हैं और NaCl यानी कि नमक बन जाता है। ऐसा क्यों? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, सब कुछ जानेंगे। बॉन्ड का मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो संबंध होता है, तो वही केमिस्ट्री में दो एटम के बीच के संबंध की बात होगी कि दो एटम अगर रिएक्ट कर रहे हैं और वो कंपाउंड बना के दे रहे हैं, तो उनके बीच कौन सा केमिकल बॉन्ड बना, कौन सा केमिकल बॉन्ड बना। बॉन्ड का मतलब फोर्स, वो किस फोर्स के कारण आपस में चिपके रहे, किस फोर्स के कारण। ऐसा तो होता नहीं है कि पहला फेविक्विक है, उसमें Na में फेविक्विक था, Cl में फेविक्विक नहीं था, दोनों चिपक गए Na और Cl। कोई फेविक्विक नहीं है, कोई वहां पर ग्लू नहीं है, वहां पर फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, किसके कारण? Na और Cl जो अलग होते हैं, बाद में NaCl क्रिस्टल बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है NaCl। और वहीं HCl की बात करें तो HCl हमको एसिड फॉर्म में मिलता है और साथ साथ में गैस फॉर्म में भी मिलता है। तो ऐसा क्या हुआ कि क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिल गए, एसिड के फॉर्म में मिल गए। और ऐसा कब होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो वो हमको HCl के फॉर्म में मिलेंगे। सब कुछ, सारे जितने भी कंपाउंड हैं, अगर वो आपस में चिपके हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, अगर वो आपस में और भी बहुत सारे कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड केमिस्ट्री में बनते हैं, वो आपस में क्यों चिपके हैं? अलग अलग एलिमेंट से कंपाउंड बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ Mg और Cl, यहाँ Zn और Cl, यहाँ NaCl, यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमीन। ऐसा क्या है कि दोनों को पास में, जब ये दोनों को पास में रखा गया, इन दोनों एटम को, तो इनके बीच बॉन्ड बन गया। बॉन्ड का मतलब संबंध। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं दो एटम के बीच के संबंध के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग होती है केमिकल के बीच के संबंध, किस कारण से उनके बीच संबंध बन गए। वो पीरियोडिक टेबल में 118 के 118 एलिमेंट में से सारे एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं,
स्टेबल का मतलब अगर स्टेबल नहीं होंगे तो बाजार में टहल रहे होंगे। आप एक बात याद रख लीजिए कि जितने एलिमेंट हैं, आप ऐसा इमेजिन करिए कि सारे एलिमेंट बाजार में टहल रहे हैं। बाजार में, मार्केट में, आप घर के आसपास कोई मार्केट हो, किसी मार्केट को मान लीजिए, टहल रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये होते हैं मेन शहंशाह, यही है रुपया, यही है रोकड़ा, यही होता है रुपी, यही होता है रोकड़ा केमिस्ट्री की भाषा में। हर एलिमेंट का एटम इसके पीछे भागता है, हर एलिमेंट का एटम रोकड़े के पीछे भागता है। आजकल दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, तो नेचर भी इतना अद्भुत है, इतना अनोखा, इनक्रेडिबल है कि वो भी पैसे के पीछे भागता है। और केमिस्ट्री की भाषा में पैसे की बात करें, रोकड़े की बात करें, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी दुनिया में जितने भी एलिमेंट अभी तक पाए गए हैं 118 के 118, वो स्टेबल होना चाहते हैं। सारे एलिमेंट क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। अब ये स्टेबल क्या है? स्टेबल का मतलब कि अगर एलिमेंट, एटम स्टेबल हो गया तो फिर वो टहलेगा नहीं, पागलों की तरह घूमेगा नहीं। अगर उसको उसकी स्टेबिलिटी पूरी होगी, वो स्टेबल हो गया, तो स्टेबल के लिए हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा याद रखना है। हाइड्रोजन और हीलियम एंड हीलियम, ये जो दो एलिमेंट हैं, ये हमेशा ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं। ड्यूप्लेट रूल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, यानी कि सबसे बाहर वाली शेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? क्या होता है? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल। भाई लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए भाई को और आगे पढ़ते रहिए ऐसे ही। ड्यूप्लेट रूल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे, किसके? हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली, हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली, तो हाइड्रोजन और हीलियम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये फॉलो करके, ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करके, ड्यूप्लेट का मतलब दो, ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करके स्टेबल होते हैं। वहीं जो अदर एलिमेंट हैं, जो अदर एलिमेंट, बचे हुए एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का मतलब है कि उनके आउटर, जो बचे हुए एलिमेंट हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में, उनके बाहर की शेल में या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल, सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो खुश है, वो बाजार में आराम से घूमेगा, खुशी खुशी घूमेगा। और जिसकी स्टेबिलिटी पूरी नहीं हो, जो जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो दुखी होगा, टहलेगा ऐसे ऐसे। वहीं अगर हाइड्रोजन हीलियम बाजार में टहल रहे हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये दुखी टहलेंगे। और जैसे ही इनको इनकी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाइड्रोजन हीलियम खुश हो जाएंगे। तो आपके सामने स्टेबिलिटी का है कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। तो अब केमिकल बॉन्डिंग कब होती है? दो एटम बीच में संबंध कब बनाते हैं अपने बीच में? तो एटम के बीच में संबंध कब बनेगा? मान लीजिए हम NaCl की बात करते हैं, तो ये संबंध बनाने को तैयार कब होंगे? NaCl जो हमको दिखता है, तो ये पहले क्या था शुरुआत में? एक Na था, सोडियम, और दूसरा क्या था? एक सोडियम था, क्लोरीन, दूसरा क्या था? क्लोरीन। दो अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटम है दोनों, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच संबंध बन गए। तो ये संबंध कब बनाते हैं? संबंध बनाने को तैयार करते हैं। तो अब जानिए, जब जब एटम के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, जब जब एटम्स के बीच, एटम्स का मतलब एक से ज्यादा एटम, एक एटम के बीच क्या संबंध बनेगा? एक एटम क्या संबंध बनाएगा? अगर खाली Na था तो Na का संबंध कहाँ बना? दूसरा कौन है? तो हमेशा एटम्स के बीच, जब एटम्स के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, वो रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन का मतलब समझिए आप, रिएक्शन का मतलब है टकराएंगे एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, आमने सामने रिएक्ट करेंगे। जब एटम्स के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा, तब केमिकल बॉन्डिंग होगी, तब संबंध बनाने को तैयार हो जाएंगे।
यानी कि Na और Cl अगर रिएक्ट करेंगे दोनों प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्ट करेंगे तभी केमिकल बॉन्ड, यानी कि ये जब रिएक्ट करेंगे तभी संबंध बनेंगे, तभी संबंध बन पाएंगे और NaCl मिल पाएगा। ये आपको समझना है। जब जब एटम के बीच केमिकल रिएक्शन होता है तब तब केमिकल बॉन्डिंग होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि Na और Cl रिएक्ट करेंगे? हम कैसे जानेंगे Na और Cl? अब यहाँ पे अगर हम Na और O कह दें कि रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं रिएक्ट करते। Na का सिंगल एटम और O का सिंगल एटम कभी रिएक्ट नहीं करेगा। तो वहीं पर जरूरी नहीं है कि हर एटम दूसरे एटम से रिएक्ट कर जाए। उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स हैं कि क्यों कैसे रिएक्शन होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि Na और Cl के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ये कैसे पता चलेगा हमको? तो पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का पता कैसे लगाएं। और जहां केमिकल रिएक्शन होगी वहां संबंध बन जाएंगे। संबंध बनने के कारण, संबंध का मतलब फोर्स लगने के कारण दो एटम आपस में चिपक जाएंगे और आएगा नमक तो हम लोग के सामने आ जाएगा। मजे में खाओ चाव से बच्चों। अब बिल्कुल भाई लोग ध्यान देना है कि केमिकल रिएक्शन का पता कैसे करें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन से मतलब है केमिकल रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर एटम के शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, एटम के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, यही पार्ट लेते हैं रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो अब मान लीजिए दो एटम थे A एंड B, दो एटम थे A एंड B। A का एटॉमिक नंबर है 11, A का एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 281 और वहीं B का एटॉमिक नंबर है 17, इसके एटॉमिक नंबर की बात करें 287। आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा शुरुआत में कहा था कि बाजार याद रखनी है। केमिस्ट्री को आप कभी भी पढ़ें, ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक तक आप जब भी कुछ भी पढ़ें तो आपको एक मार्केट बनाते हुए चलनी है कि एक मार्केट में सारे एलिमेंट टहल रहे हैं और सबको क्या चाहिए? रोकड़ा का मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, या किसी को इलेक्ट्रॉन कोई देना चाहता है या कोई लेना चाहता है या कोई शेयर करना चाहता है। 3 टाइप से आइटम स्टेबल होते हैं, या दे दें या ले लें या शेयर कर दें। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो एटम ए और एटम बी है ये भी बाजार में टहल रहे हैं। तो एटम ए कैसे स्टेबल हो सकता है, कैसे स्टेबल होगा? ध्यान से देखिए, एटम ए की आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक। अब मैंने क्या कहा था, आखिरी शेल में कितने होने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। और इसके बाद तो मात्र एक है, 1 और 8 और 1 मतलब 7 और चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्ट करने से अच्छा है, गेन करने से अच्छा है लूज कर दे। अगर ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को मार्केट में दे देगा तो इसके आखिरी शेल कौन सी हो जाएगी? फिर ये वाली शेल। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल हो जाएगा। आप ध्यान दी, ये स्टेबल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब बाजार में ए टहल रहा है, और मतलब इसको अंदर से यह है कि मुझे कोई ऐसा दूसरा एटम मिले जिसको मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूं और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वहीं इसको अचानक बी मिल जाता है, बी एटम मिल जाता है इसको। बाजार है भैया, बाजार में सब टहल रहे 118 के 118, तो ये बी भी टहल रहा होगा, तो बी मिल जाता है। अब बी क्या करता है इसके साथ? ध्यान दीजिए, बी की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब बी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये लूज करेगा तो 7 देने पड़ेंगे, और 7 लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। 7 लेने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो 7 लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। साथ लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो इसकी भलाई इसी में है कि ये किसी को ढूंढे
जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई इसको एक दे देगा तो इसके 8 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। तो अब ए और बी आमने सामने टकरा गए, आमने सामने आ गए, बातचीत हो गई इनकी, भैया रोकड़ा देना है, इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, कहे चलो ठीक है, दोनों खुश स्टेबल हुए। तो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, ए ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे पूरा का पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दे दिया, दान में नहीं दिया उसने। उसमें सबसे बड़ा फायदा किसका है, ए ने अपना फायदा देखा। जो नेचुरली कोई भी चीज होती है ये सब अपना फायदा देखते हैं, तो यहाँ पर ए ने अपना फायदा देखा तभी बी को दिया है, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। ए ने सोचा था कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझे क्या मतलब, बी को 5 बजे की मुझे क्या, बी तैयार है एक लेने के लिए तो दे देता, ठीक है। तो ए ने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया हमेशा के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ हो गई, इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ हो गई, मतलब कि करप्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन से क्या हो गई, छेड़छाड़, इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी कर दी। ए और बी ने के बीच कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, ए ने पूरा पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, यानी ये इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी। जब जब इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी होगी तब तब केमिकल रिएक्शन होगा, ये बात याद रखनी। जब जब केमिकल रिएक्शन, जब जब इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी होगी, जब जब इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी होगी तब तक केमिकल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी होगी तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ये बात याद रखनी है आपको। अब केमिकल रिएक्शन हो गया, इतना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन से जब जब छेड़खानी होती है तब तब केमिकल रिएक्शन होता है, और जब जब केमिकल रिएक्शन होता है तब तक दो एटम के बीच संबंध बन जाते हैं, यानी केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, केमिकल के बीच बॉन्डिंग संबंध बन जाते हैं। अब केमिकल रिएक्शन से केमिकल बॉन्डिंग होगी ये हम समझ गए हैं। अब लेकिन केमिकल बॉन्डिंग होगी कैसे, तो उसके लिए हम NaCl का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। NaCl, Na क्या था, सोडियम, कितना एटॉमिक नंबर 11, 281, क्लोरीन 287। अब दोनों बाजार में टहल रहे हैं। सोडियम को पता है कि मैं जीवन भर में एक इलेक्ट्रॉन किसी को अगर दान में दे दूं, किसी को डोनेट कर दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। वही क्लोरीन को पता है कि मुझको तो बस एक इलेक्ट्रॉन लेना है। क्लोरीन को क्या पता है, मुझको तो बस एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह मिल जाए। तो अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। सोडियम ने आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं, इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें खाली जब हम दिखाएं, स्ट्रक्चर दिखाएं, उस समय हम खाली आउटर मोस्ट शेल बनाएं, तो इसीलिए आउटर मोस्ट शेल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। सोडियम में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1 बनाया, 7 बनाया, ये इसने इसको 1 दे दिया। तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट ट्रांसफर, क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर के बाद क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिए, सोडियम को ध्यान से देखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11। अब लेकिन जब ये दानवीर बन जाता है और दान कर देता है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे दान करने के बाद, 11 - 1 10। प्रोटॉन अभी भी 11 है। क्यों है प्रोटॉन 11, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस खजाना है, अंदर दबा के रखा है एटम ने, तो खजाना इतनी जल्दी नहीं देगा, वो असली तिजोरी है वो, तो ये 11 है। तो अब देखिए कौन सा चार्ज ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, वो भी कितना, 1। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम पहले न्यूट्रल था, क्या था,
ये बात याद रखनी है आपको, न्यूट्रल एटम था ये, इसमें न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे इसने रिएक्शन में आया, इसने दान दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, अब ये बन गया है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इसको बोलते हैं हम लोग कैटायन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन? कैटायन को। अब दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन बन गया Cl-। अब ध्यान दीजिए, आप क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, प्रोटॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन 17 थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। प्रोटॉन अभी भी 17 है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है? खजाना, अंदर दबा के रखा है, न्यूक्लियस देगा नहीं है एटम, बच के रहो। तो अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, कितने होगा ज़्यादा? एक ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया और ये बन गया एनायन, ये बन गया एनायन। मतलब जो सोडियम और जो क्लोरीन पहले न्यूट्रल थे, अब वो कैटायन और एनायन बन गए हैं। जो सोडियम और क्लोरीन पहले क्या थे? न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी करने पर, इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी की इन्होंने, छेड़छाड़ की इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी करने के बाद, इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी करी, इलेक्ट्रॉन से छेड़खानी करने के कारण अब ये बन गया सोडियम आयन, ये बन गया क्लोरीन आयन। एक कैटायन है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, एक एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिव आयन। अब ये न्यूट्रल नहीं रहे, इनके ऊपर चार्ज आ गया है। अब ये न्यूट्रल नहीं रहे, सोडियम और क्लोरीन जो पहले न्यूट्रल थे वो न्यूट्रल नहीं रहे, एनायन और नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन। कभी भी कंफ्यूजन हो तो एनायन को देखिए, एनायन का अगर हम एक्सपेंड कर दें तो नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो एनायन कौन सा आयन होता है? नेगेटिव आयन। तो याद रहेगा उसका उल्टा, पॉजिटिव आयन क्या होगा? कैटायन होगा। पॉजिटिव आयन क्या होगा? कैटायन होगा। अब देखते हैं कि अब जब सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, भैया, चार्ज का मतलब बिजली, चार्ज आ गया। चार्ज से क्या होगा? चार्ज से पगला जाएंगे दोनों। आप क्या करेंगे देखिए, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, चार्ज आ गया है, दोनों आमने सामने हैं, चार्ज आ गया। ये लीजिए पॉजिटिव, ये लीजिए नेगेटिव। ध्यान दीजिए, दुनिया में जितनी भी अपोजिट चीजें हैं अट्रैक्ट की जाता है, कोई भी अपोजिट चीजें, समझ रहे हो ना? समझ गए? अट्रैक्ट की जाता है, अरे भाई लोग, अट्रैक्ट की जाता है। तो इधर देखिए, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। तो ये तो फिनोमिना है, हमारा सिद्धांत है जन्म जन्मों का कि नेगेटिव opposite charges attract each other, opposite charges attract each other। तो भाई लोग, दुनिया में हर चीज जो अपोजिट होती है वो अट्रैक्ट होती है। तो अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, और इसे बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लग गया इनके बीच, क्या लग गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये NaCl बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस माइनस सॉलिड NaCl, क्रिस्टल जो हम खाते हैं, नमक, टाटा सॉल्ट, देश का नमक, वो बन गया, NaCl बन गया। टाटा, मयूर, आजकल तो योगी जी, मोदी जी के भी आ गए नमक। तो ये है NaCl। ऐसे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सोडियम ने कहा आला मैं तो पॉजिटिव हूँ, क्लोरीन ने कहा मैं नेगेटिव हूँ।
अट्रैक्ट करते हैं, संबंध बन गए। तो दोनों चिपक गए तो बॉन्ड बन गया। इसे ही कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अब बॉन्ड का मतलब मैंने अभी दोनों आपस में किसकी वजह से चिपके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अभी मैंने बॉन्ड का मतलब आपको बताया था, बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स। तो केमिकल के बीच फोर्स लग गया। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो केमिकल के बीच फोर्स अप्लाई हो गया, फोर्स अप्लाई हो गया तो कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? दो एटम रिएक्ट हुए, उनके बीच, केमिकल के बीच फोर्स अप्लाई हुआ इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ के कारण। और इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये थी आपकी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल के बीच के संबंध की बात होती है। बॉन्डिंग का मतलब होता है संबंध। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम 3 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसका दूसरा नाम आयनिक बॉन्ड होता है, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग का बिल्कुल फाड़ो तरीके से याद रखना। इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री की भाषा में होते हैं रोकड़ा। और ये भी ध्यान देना है कि सोचना है कि Na और Cl क्यों चिपके, हमने बता दिया क्यों चिपकते हैं। जितने भी कंपाउंड हैं पहले वो इंडिविजुअल एटम थे, हमने रिएक्ट कराया, संबंध बन गए। संबंध बन जाते हैं तो हमेशा जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लोग शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय शंकर, जय महाराज।